वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मेरे सभी दोस्तों को और सभी जो मेरी बात सुनते हैं उनको बहुत बड़ा गुड मॉर्निंग कहता हूं मैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक विथ यू विच इज़ वेरी मच ऑथेंटिक एंड विच इज़ वेरी मच टू द पॉइंट, राइट। तो मैं आज एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि बहुत टू द पॉइंट और बहुत सच्चाई पे आधारित है, ठीक है। तो लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम प्रियेश घोष। आई हैव डन माई इंजीनियरिंग in computer science. Then I was in CDAC. After brief period in the IT field, I went for the civil service preparation because of my parents' persuasion. And out of the total academic life of my computer science, mathematics, physics, and then civil service, I have gained some knowledge which I want to produce before all of you, so that people may gain from what experience I have done it. तो मैं देखिए मैं भाषा मिला के बात करूंगा, बहुत सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर बोलता हूं तो बहुत लोगों को समझ नहीं आती। ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि अपने टॉपिक को लिमिटेड रखूंगा। बहुत बड़ा टॉपिक अगर कहता हूं तो उससे इशू क्या होता है कि बहुत लोग का इंटरेस्ट घट जाता है। तो आज मैं अपना टॉपिक लिमिटेड रखूंगा, ठीक है। तो जो मैं आज कहना चाहता हूं वो ये है कि देखिए, आज मेरा टॉपिक है माई एनालिसिस ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया और द कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्रिटिश एजुकेशन। मेरा विचार या मेरी सोच भारत के एजुकेशन सिस्टम पे या ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम पे। तो मैं शुरू कैसे करता हूँ, देखिए। अगर आपको आज जो हम एजुकेशन पढ़ते हैं, जैसे कि 10th एग्जाम होता है, फिर 12th का होता है, फिर बैचलर्स होता है या कॉमर्स का या आर्ट्स का या साइंस का, बीएससी बीए बीकॉम, ठीक है। फिर मास्टर्स होता है, एमएससी एमटेक या एमकॉम, ठीक है। ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, तो इस बात को अभी मैं 2 मिनट के लिए आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर हमको आज के भारत के एजुकेशन का समझना है तो हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बिना बैकग्राउंड में जाए हम इस बात को नहीं समझ सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। नाम सुनिए फिर से, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट या एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया 1835 में इसका ये पास होता है, एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया। तो आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, आप लोग को नहीं पता होगा, पहले जमाने में जो 10th होता उसको मैट्रिकुलेशन कहते थे, मैट्रिक कहते थे। 12th तक को इंटरमीडिएट कहते थे, और फिर ग्रेजुएशन जैसे बीएससी बीटेक जैसा होता है, फिर उसके ऊपर, ठीक है। ये सिस्टम है। तो बेसिकली 10 साल तक हाई स्कूल, फिर 2 साल तक इंटर, फिर 3 साल या 4 साल आपका ग्रेजुएशन, फिर कोई चाहे तो मास्टर्स कर सकता है या कोई सीधे नौकरी की तैयारी कर सकता है, जैसा कि एक सोच है, ठीक है। तो ये, तो देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ भारत का जो एजुकेशन सिस्टम, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तब तक आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे। देखिए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, मैं आपको छोटा एग्जांपल था, उनके पास सिर्फ 40,000 गोरे लोग थे, और भारत की पॉपुलेशन 38 करोड़ थी 47 में। तो मैं आपको रेशियो समझाना चाहता हूँ। तो ब्रिटिशर्स के पास सबसे बड़ा चैलेंज था कम्युनिकेशन गैप को डिक्रीज करना। हिंदुस्तान के साथ वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो और कम्युनिकेशन होगा कैसे। तो तब ब्रिटिशर्स के, जब ये थॉमस बेबिंगटन मिस्टर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने जब ये एजुकेशन एक्ट को क्रिएट किया, या इसकी जब इसका कार्यान्वयन हुआ इसका, तो उस समय जो उसका उनका एम था क्लर्क्स का जो है, क्लर्क जो है उसको किस तरह से जो है हम ऐसा एजुकेशन क्रिएट करें कि जो इंडियंस को हम पढ़ाए लिखाए वो डेस्क पे आके काम करे, वो इनोवेटिव ना हो, ज्यादा ज्यादा सोचे समझे ना, डेस्क पे आके काम करे, काम करके वो क्वेश्चन ना करे, काम करके वो कहते हैं हेड डाउन करके वो डेस्क पे 12 घंटा दिन में वर्क करे, फिर घर चले जाए। ये था एजुकेशन एक्ट का शुरुआत भारत में, जिसको इसको एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। और मैं कहना चाहूंगा, अगर आज भी आप देखें तो जो इंग्लिश है भारत में, इंग्लिश भारत में एक लैंग्वेज नहीं है, माफ कीजिएगा, इंग्लिश भारत में एक क्लास है। इंग्लिश इज नॉट अ लैंग्वेज, इट इज अ क्लास इन इंडिया। मैं आपको छोटा थोड़ा हंसी मजाक में बात कहना चाहता हूँ। जब पहली बार हम कॉलेज में गए या स्कूल में गए, जैसे स्कूल में नहीं, कॉलेज में जब पहली बार गए, तो जिस दिन हमारा पहला था, तो समझ लीजिए हमारे घर में जो बड़े थे, चाचा हो या दीदी टाइप के लोग हो, कह रहे थे जब कॉलेज में आना इंग्लिश में अपनी इंट्रोडक्शन देना। अभी भी मेरे कभी कभी जो फोन आता है घर से, पेरेंट्स कहते हैं कहीं बात करना तो इंग्लिश में 2-4 शब्द बोल देना, उससे लगेगा कि यू आर वेरी एजुकेटेड। तो माफ कीजिएगा, मैं ये कड़वा सच बोलना शायद मुझे ठीक लगता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर से मैं कहूंगा कि इंडिया में जैसा मेजोरिटेरियन जो थिंकिंग है, उसके हिसाब से इंग्लिश एक क्लास है बजाय कि एक लैंग्वेज के। इंग्लिश बोल, जिसको कहते हैं फटाफट, जैसे अगर मैं एक कहते हैं ना, अगर कोई कहते हैं एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, ऐसे कोई इंग्लिश बोल दे, तो बाय डिफॉल्ट आप उसको जो है एजुकेटेड समझने लगते हैं बनस्पत के
या इन कंपेयर टू जो कि इंग्लिश को नहीं बोल सकता। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंडिया कह लीजिए दुर्भाग्य सौभाग्य आप तय कीजिए, आई एम नॉट अ जज ऑन दिस इन दिस प्लेटफॉर्म, बट ये एक चीज है, ठीक है। तो ये तो शुरू होती है आपकी जो है मतलब कि एजुकेशन एक्ट ऑफ इंडिया, जिसने जैसे आपको, अगर आप भारत के आपने इतिहास को पढ़ा होगा, या भारत के जो टेक्स्ट को पढ़ा होगा, हमारे जीवन में 4 स्टेजेस माने जाते थे हमारे जो पुराने पुराने। एक था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ। 25 साल तक ब्रह्मचर्य कहते थे सब, फिर गृहस्थ, फिर संन्यास, फिर वानप्रस्थ। ये 100 ईयर्स को फोर डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया था इंडियन माइथोलॉजी या इंडियन हिस्टोरिकल हिस्ट्री के हिसाब से। लेकिन जब इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आया, जिसको इंग्लिश एजुकेशन जो हम प्रोसेस कहते हैं, आज सारे स्कूल से, हर सिटी में ही बड़े बड़े स्कूल होते हैं, मिशनरी स्कूल्स होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल बाहर आप देखिए कॉलेजेस स्कूल्स होते हैं लामार्टिनास कॉलेज जैसे है, या बॉयज के लिए कुछ कॉलेज होता है जैसे, या जो है ये आप पूरे देखिए फर्ग्यूसन कॉलेज है। पूरे इंडिया में ऐसे जो कॉलेज है जो कि जिनकी की शुरुआत क्रिश्चियन मिशनरी या ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे हुई थी, ठीक है। तो मेरा ये आपसे ये चीज कहना है, ठीक है। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, ये चीज है कि भारत की जो एजुकेशन सिस्टम, जो कि मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट का जो बनाया था, उसका मेन एम था कि आपको, वो पहली बात तो इंग्लिश को यूज करके भारतीयों के साथ कम्युनिकेट करना चाहते थे, जिसको कि इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट का एक प्राइमरी एम बना। आपको इनोवेटिव या क्रिटिकल थिंकर नहीं होना है, आपको डेस्क में बैठ के काम करते रहना, यही यही इनका प्राइमरी एम था, ठीक है, जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम का। तो मैं क्यों ये समझा रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए जैसे बहुत सी चीजों को जब तक हम उसके बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसके स्तोत्र पे नहीं जाएंगे, तब तक हम आज पे नहीं आ पाएंगे। तो ये तो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई। अब मैं आपको छोटा एक और एग्जांपल देता हूँ, ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, सो कोई आप एजुकेशन से अलग करके नहीं देख सकते। मैं ये बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। अब जब आपने सभी ने पढ़ा होगा कि 1857 की क्रांति, 1857 की बूढ़े भारत में भी आई, फिर से नई जवानी थी, चमक उठी सन 57 में, वो तलवार चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी। ये जो भारतवर्ष में ये मूवमेंट आया 1857, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है। तो उसके बाद जो है पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल को डिसॉल्व कर दिया गया, और ब्रिटिश क्वीन ने जो है भारत में जो है अपना रूल क्रिएट किया, जिसको कहते हैं टेक ओवर बाय द क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। और जो क्वीन 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 द बिकेम द भाग्य विधाता ऑफ भारत, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया बिकेम द भाग्य विधाता ऑफ भारत। और आप कलकत्ता में जाइए, आज भी विक्टोरिया जो है मतलब जैसे जब ये जब टेकिंग ओवर ऑफ पावर हुआ, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट ने पावर टेक ओवर किया, तो भारत पूरा एक ब्रिटिश कॉलोनी कह लीजिए बन गया। और आज कलकत्ता में आज भी जाइए तो विक्टोरिया मेमोरियल आज भी आपको वहां मिलेगा, आप जाके देख सकते हैं। वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की वो शुरुआत थी। अब शुरुआत तो नहीं, वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म पक्का हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये मैं क्यों आज का ये बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहले जमाने में अगर आप पुराने भारत में जाए, तो अभी भी जैसे जिस एरिया से मैं आता हूँ, पंचायत कहते हैं उसको। अब पंचायत का काम क्या होता है, पंचायत बैठती है तो उसमें एक सरपंच कहते हैं, होते हैं 5-6 बड़े बड़े बूढ़े सदस्य बैठे। अब समझ लीजिए किसी के घर में चोरी हो गई, आग लग गई, तो उसके घर में तो पूरा पैसा जल गया। तो पंचायत लोग क्या करते हैं कि ठीक है, वो अपने फंड से या लोगों से मांग के पैसा उस गरीब को देते हैं ताकि वो चल जाए। मतलब एक कॉमन, जो कह लीजिए कॉमन अंडरस्टैंडिंग पे जो है समाज कैसे चलेगा, इसको पंचायत कहते हैं। आज भी पंचायती राज इलेक्शंस होते हैं, लेकिन पंचायत में तो ये था। तो और मैं आपको छोटा और एग्जांपल देता हूँ, हमारे देश में बहुत राज सत्ताएं हुई, विक्रमादित्य, अशोक, फिर शिवाजी महाराज हुआ, सिख रूल हुआ भारत में, मुगल रूल था, और फिर और उसमें क्या कहते हैं आपको, आदिल शाही रूल था। ये सारे रूल्स थे भारत में, तो सबकी आर्मी थी, लेकिन भारत में कभी पुलिस ये चीज का एग्जिस्टेंस, ऐसे कोई शब्द का एग्जिस्टेंस नहीं था आज से 200 साल के पहले तक, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, अंग्रेजों ने 2 और लॉ बनाए जब 1857 में इन्होंने जब इनका ब्रिटिशर्स रूल भारत में आया। सबसे पहले था इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, और दूसरा था इंडियन पुलिस एक्ट। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों मैं इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया 1835 में, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया और इंडियन पुलिस एक्ट बनाया। मेरे हिसाब से 1860s में इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया। जो आईसीएस या आईएएस होता है, सबसे बड़ी भारत के पूरे जो स्ट्रक्चर में, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी जॉब वो आईएएस कहा जाता है उसको, कि आईसीएस आजादी के पहले कहा जाता था, ठीक है। जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले आईसीएस ऑफिसर थे
ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं जो चीज कहना चाहता हूँ, मैं बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। तो ब्रिटिशर्स ने जो है ये क्रिएट किया। अब मैं आपको पहले आईएएस, इसको आईसीएस कहते थे, इंडियन सिविल सर्विस, उससे समझाता हूँ। जो ये काम मुखिया जी करते थे या सरपंच जो ये प्रोसेस को निभाते थे अपने पंचायत में, अब वो एक डिजाइन करके एक आईसीएस या ऑफिसर बनाया गया, जो कि जैसे आज भी होता है, आप यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो आईसीएस उसकी जगह रिप्लेस होगा। और आईसीएस जो है पूरे स्टेट के अफेयर्स को, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम कहते हैं, या उस लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, वो पूरे स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करेंगे। वो गवर्नमेंट का एक सर्वेंट होगा, ठीक है। ये आपको बताता हूँ। फिर एक आईपीएस हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इंडियन पुलिस एक्ट, देखिए भारत में आज अच्छे पुलिस ऑफिसर्स हैं। सिंघम फिल्म भी आई थी, उसके बाद एक वांटेड फिल्म आई थी, अगर आप देखें तो पुलिस ऑफिसर्स हो सकते हैं अच्छे, लेकिन जो इंडियन पुलिस एक्ट बना, जिसको आईपीएस कहते हैं, जो इंडियन पुलिस एक्ट बना, वो कभी इसलिए नहीं प्राइमरीली बना था कि वो भारत के लोगों को जस्टिस और ये प्रोवाइड करे, जस्टिस और न्याय का जो है वो दान करे, इसलिए नहीं बना था। इंडियन पुलिस एक्ट का क्रिएशन इसलिए हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स ने इस बात को समझा कि 1857 में इस तरह का रिवॉल्ट हुआ, तो वो अपना एक हैंड चाहते थे कि भारत के जो है भारत पे हम एक ऐसा रूल अप्लाई करें, भारत पे हम ऐसा एक सिस्टम अप्लाई करें कि भारत को हम जो है अपने कंट्रोल में रख सके, भारत के रेवोल्यूशन को हम 1857 को फिर से ऑकर ना होने दें। इसी के लिए इंडियन पुलिस एक्ट को बनाया गया, और इंडियन पुलिस का जो पुलिसिंग कहते हैं वो स्टार्ट हुई इसको इंडियन पुलिस एक्ट से। मैं आपको दो तीन चीज समझाता हूँ, आप बहुत ध्यान सुनिएगा मेरी बात। जैसे समझ लीजिए, इसको एक बात की बात है, मैं बताता हूँ। आपने भगत सिंह, शहीद आजम सभी वो है, तो भगत सिंह उठे थे लाला लाजपत राय की, जब लाला लाजपत राय को जब साइमन कमीशन का उन्होंने विरोध किया था, लाहौर में लाला लाजपत राय को पीट पीट के मार दिया गया था, दो पुलिस सर्जन कहते हैं, जो पुलिस ऑफिसर द्वारा, ठीक है। लाला लाजपत राय जी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। जब लाला लाजपत राय जी की हत्या कर दी गई थी, तो इंडियंस जो उस समय थे उन्होंने इसको अपोज किया। इंडियंस ने जब इसको अपोज किया, तब इंडियंस ने इसको कोर्ट में अपील किया। सॉन्डर्स नाम था और दो पुलिस ऑफिसर्स थे। तो पुलिस जज साहब ने उनको, सॉन्डर्स को बुलाया वहां पर कोर्ट में, और कहा कि आपने इतने बड़े सीनियर एक कांग्रेस के लीडर को क्यों पीट पीट के मारा। तो सॉन्डर्स ने जो कहा, मैं आपको बता देता हूँ। सॉन्डर्स और उनके जो फ्रेंड थे, जो दो पुलिस ऑफिसर थे, वो आपने शहीद आजम भगत सिंह फिल्म में भी देखा, उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपनी स्टेट की ड्यूटी निभा रहे थे, हमारा ड्यूटी स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करना, इसीलिए हमने लाठियां चलाई। अब अगर वो वृद्ध थे, बूढ़े आदमी थे, उनको लग के मर गए, उनकी हत्या, उनका मर्डर, उनका डेथ हो गया, तो इट इज रॉन्ग, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग, हमने अपनी ड्यूटी निभाई। तो जो इंडियन पुलिस एक्ट है, उसमें ये इस टाइप के प्रोविजन थे कि पुलिस, क्योंकि स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर का कस्टोडियन है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रोटेक्टर, तो पुलिस आप पे डंडा उठा सकता है, लेकिन क्योंकि आप वो लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट कर रहा है, सरकार का वो जो नुमाइंदा है, तो इसीलिए आप उस पर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन वो आप पे अपना डंडा चला सकता है। ये इंडियन पुलिस एक्ट का एक तरीका था, ठीक है। तो तब भगत सिंह खड़े हुए, जब इंडियन पुलिस एक्ट में सॉन्डर्स ने जो है, सॉन्डर्स और उसके फ्रेंड ने, दोनों पुलिस वालों ने लाला लाजपत राय को पीट पीट के मार दिया, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ इंडियन पुलिस एक्ट की बात। जैसे समझ लीजिए, बहुत ही एक सिंपल सी बात है, कैसे लॉ बने, जो लॉ हमारा है पुलिस है। समझ लीजिए कि आप सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, रोड पे जा रहे हैं, आपसे वैसे आपने किसी को एक थप्पड़ खींच के मारा, उसके मुंह से समझ लीजिए काल लाल हो गया, या दांत में चोट लग गई, खून निकलने लगा, इतनी तेज आपने थप्पड़ मारा, ठीक है। ये बहुत बुरी गलत है कि भाई किसी को आप ऐसे मार थोड़ी सकते, अगर वो उसका जबड़े में चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो आप ये आपने किया। लेकिन और समझे, दूसरा आदमी है जिसने कि आपके पॉकेट से 100 रुपीज निकाल लिया। तो जो इंडियन पुलिस एक्ट है, या इंडिया का जो लीगल सिस्टम है, या जो इंडिया का पिनल कोड प्लस पुलिस एक्ट, में दोनों को मिला लेता हूं, दोनों की आपकी बात आपको समझाता हूं। तो इसमें ये मेंशन है कि किसी के पॉकेट से 100 रुपए निकालना, थेफ्ट, ये बड़ा क्राइम है बनस्पत के, एज कंपेयर टू किसी को थप्पड़ मारना। फिर सुनिए, किसी के पॉकेट से 100 रुपए निकालना एक बड़ा क्राइम है, एज कंपेयर टू किसी को थप्पड़ मारना। तो ये थे इंडियन पुलिस एक्ट। तो इंडियन पुलिस वाले आज के समय में, बहुत लोग पुलिस वाले अच्छे हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर्स, बहुत मेहनती हैं, बहुत करेजियस है। आज तक इतने पुलिस वालों ने अपनी जान दी है ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी। लेकिन जो ये पुलिस वाला पर्सनल लेवल पे हो सकता है, लेकिन इंडियन पुलिस एक्ट जो है, उसकी शुरुआत ब्रिटिश
रूल को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ब्रिटिश रूल को बरकरार रखने के लिए हुआ था, ना कि आपको जस्टिस और इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, अब आता है सबसे बड़ा चीज जो मैं, देखिए ये ब्रिटिशर्स कैसे थे, और बड़ा दुख की बात है कि आज भी अगर मैं कहूँ जो एक ब्रिटिश हैंगओवर है वो सब पे एग्जिस्ट करता है, मैं ये मानना चाहूंगा। अब सुनते हैं इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। तो जब 1857 की क्रांति हुई, जो कि पूरे, जो आप पढ़ लीजिए, आपने, मैं बार बार बताऊंगा नहीं, तो हुई, तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये इंडियन जो कि हमारे अंडर काम करते थे, इनके पास इतने हथियार कैसे आए। भाई अगर क्रांति हुई तो हथियार से ही तो हुई होगी, कुछ तो लगे होंगे जाने आने का, ग्रुपिंग के लिए कुछ तो पैसा हुआ होगा। जैसे आज के समय कोई पार्टी रैली करती है, तो रैली के लिए कार चाहिए, बाइक चाहिए, पेट्रोल चाहिए, सब कुछ चाहिए पार्टी, जैसे कोई भी हमारे देश की पार्टीज होती है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि इनके पास पैसा नहीं इकट्ठा होने दो, ये ब्रिटिशर्स का माइंडसेट था। तो ये उनकी माइंडसेट थी, तो उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया, इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। और ये बहुत बड़ी आपकी हंसी आएगी, जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, जो हमारे अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी, वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस के ऑफिसर थे जब से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और फिर वो पॉलिटिक्स में है, ठीक है। लेकिन इसको इंडियन रेवेन्यू IRS कहते हैं, ठीक है। तो टैक्सेशन सिस्टम जो इंडियन टैक्सेशन का मतलब क्या, वो ध्यान सुनिएगा मेरी बात। मुझे इतना बहुत क्लियरली नहीं पता, लेकिन अब जब मैंने इसको स्टडी किया तब मुझे पता चला। देखिए समझ लीजिए बड़ी कंपनी इन्फोसिस है या विप्रो है या टेक महिंद्रा, इनकी बात छोड़िए, मैं ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं छोटे में आता हूँ। समझ लीजिए आप पूड़ी सब्जी बहुत अच्छा बनाते हैं। पूड़ी सब्जी मतलब जो शॉप में पूड़ी की जो वो होता है ना, दाल और कचौड़ी अच्छी बनाते हैं। आपने एक छोटा शॉप खोला, आप बनाए, समझ लीजिए आपका नाम हीरा हलवाई टाइप का नाम है, आपने खोला उसको, आपने अपनी शॉप क्रिएट की। उस शॉप को जब आपने बनाया तो हो सकता है कुछ दिन बाद वो चल गया, आपको बहुत अमीर हो गया, आपने फिर उसके बगल में 4 दुकान और इकट्ठा करके पूरा रेस्टोरेंट कॉम्प्लेक्स बना लिया। आपने शुरुआत की थी जलेबी और पूरी सब्जी से, आज आपने कॉम्प्लेक्स बना लिया। तो आपके पास एक बड़ा इनकम आने लगा। भाई एक जैसे बहुत रेस्टोरेंट होते हैं बड़े बड़े शहरों में, वो जो होता है ना कि लस्सी की शॉप, पूरी सब्जी की शॉप, चाट की दुकान, और क्या आलू टिकिया की दुकान, ये सब होता है, आप देखिए। और क्या नाम है, क्या वो चिकन बिरयानी की दुकान, ये बस हर सिटीज में होते हैं। तो कुछ कुछ छोटे होते हैं, कुछ कुछ बड़े, काफी बड़े होते हैं। अगर आप देखो उनका सेल और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। तो टैक्सेशन का मतलब क्या है कि अगर आप समाज में अर्निंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो आपको एक हिस्सा उसका, वो डिसाइड करेगा एडमिनिस्ट्रेशन, वो आपको गवर्नमेंट को देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह साहब हो, अटल जी हो, मोदी जी हो, कोई भी हो, उनकी अपनी खुद की सैलरी या तनख्वाह कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो गवर्नमेंट जो होती है उसके पास कोई पर्सनल कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है। तो वो आपके रोड्स, आपके जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स, या आपका जो है सारी चीज, जो आपकी पुलिस सर्विस है, सिविल सर्वेंट्स हैं, या आपके जो आर्मी है, इन सबको वो कैसे चलाएगी। तो उसके लिए उसके पास फंड चाहिए, मनी चाहिए। तो वो मनी जो प्रोवाइड करती है वो टैक्स से जाता है। जैसे मेरे फादर बैंकर थे, बैंक में उनकी बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट पे जॉब करते थे, तो उनका हर साल इनकम टैक्स जो है, उनका एक टैक्स स्लैब होता था, इनकम टैक्स आप लेकिन ये तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे मेरे फादर। लेकिन जो गवर्नमेंट सर्वेंट, जो हलवाई की दुकान है, रेस्टोरेंट है, समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल, उसका जो है वो जो है वो टैक्सेशन जो है, जो भी मतलब इसका कॉन्सेप्ट है कि जो भी आप मनी अर्न कर रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं मनी, इनकम जो आपका है, अगर आप मनी अर्न कर रहे हैं तो उसका एक हिस्सा आपको सरकार को देना पड़ेगा। सरकार की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, आप ही के पैसे सरकार आपको रन करेगी, चलाएगी, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी। इसी को इंडियन टैक्सेशन सिस्टम कहा जाता है। टू बी प्रिसाइज, मैं आपको ये चीज आज बताना चाहता हूँ, ठीक है। ये हुआ दूसरा पॉइंट। तो इसका मतलब कि, तो मैं ये आपको हंसी आएगी ये बात सुन के कि जो, क्योंकि अगर ब्रिटिश सीधा छीन के लूटते तो उनकी नाम बदनाम होता दुनिया में। तो उन्होंने टैक्सेशन ऐसे सिस्टम स्केच किया कि जब भी कोई पूछे तो इट इज अ लॉ ऑफ द लैंड, इट इज अ टैक्सेशन ऑफ द लैंड। तो टैक्स जो है आपका, ये तरीका था कि आपका जो आप जो भी अर्न कर रहे हैं, यहां तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझ लीजिए आप एक, मैं, ये आपको बहुत सुन के हैरानी होगी, जैसे करोड़पति में आप सुनते हैं कि आप करोड़ रुपए जीत गए, यू हैव वन और 1 करोड़ रुपीज। तो करोड़पति में जितना मुझे पता है, क्योंकि देखिए मैं कोई जो है प्राइम मिनिस्टर के कोई कोई उनका सेक्रेटरी नहीं हूं, लेकिन मैं जितना जानता हूँ कि करोड़पति में अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं तो उसका 30% करीब, या उससे थोड़ा ज्यादा ही, या उससे थोड़ा कम, मतलब उस रेंज में पैसा आपको गवर्नमेंट आपका एज अ टैक्स ले लेती है। तो ये जो आप 1 करोड़ रुपए जब कमाते, कोई करोड़पति, कौन बना करोड़पति शो में बनता है, तो उसको पास पूरा पैसा नहीं जाता, उसका एक सर्टेन परसेंट ऑफ अमाउंट उसको गवर्नमेंट को देना पड़ता है। मैं आपको टैक्स के टाइप बताता हूँ। एक होता है सेल्स टैक्स,
एक सेंट्रल एक्साइज टैक्स होता है, टोल टैक्स, मतलब पहले उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बनाया कि आपको इनकम टैक्स, कुछ भी इनकम करोगे तो आपको पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, आज का गवर्नमेंट उसमें ब्रिटिश रूल को, ठीक। उसके बाद टोल टैक्स, अगर आप अपने अपने होम में अगर आप पूरी सब्जी या वो मिठाई बनाते हैं, आप दूसरे सिटी में उसको देने जा रहे हैं तो ब्रिज पार करेंगे तो टोल टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक। तीसरा हुआ आपका ये तो दो टैक्स, ये तो दो तरह के टैक्स हुए। तीसरा सेंट्रल एक्साइज टैक्स, चौथा सेल्स टैक्स। ऐसे अब तो जीएसटी आ गया, गुड एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसे भारत में सुने तुमने 60 के ऊपर टैक्सेस हैं जो कि आपको पे करने पड़ते हैं। टैक्सेशन का सिर्फ इतना मतलब है कि आप जो अर्न करते हो इनडायरेक्टली डायरेक्टली, जैसे आप कोई बैंक में, जैसे मेरे फादर बैंक में थे तो डायरेक्ट टैक्स उनको तो इनकम टैक्स के रूल से पे करना पड़ता था। लेकिन जो जैसे आप समझ लीजिए कुछ भी, जैसे मैं आपका करोड़पति का एग्जांपल है, कौन बनेगा करोड़पति इस टीवी शो का, उसी तरह से समझ लीजिए आप कोई आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, समझ लीजिए आप एक मार्गो का सोप खरीद रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, तो उसका जो उसमें जो आप खरीद रहे हैं, जो उस खरीद का जो एक हिस्सा है वो भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कोई कंपनी आपको कोई टीवी बेच रही है, उसको जो इनकम हो रहा है आपसे, आप जो उसको पैसा कैश में दे रहे हैं या पे कर रहे हैं, उसका एक हिस्सा आपको जो गवर्नमेंट हो। इसीलिए आपको शायद पहले याद होगा, अब तो बहुत रूल चेंज हो गए, पहले जमाने में कोई भी पैसा आपको कोई बिल नहीं देता था। आपको याद होगा टीवी में आता था बिल अपना बनाइए, बिल लेना ही पड़ेगा, बिल के सिवा आप मत इसको, मतलब बिल बनाते रहिए। बिल का इसका मुझे पता, 99 लोगों को नहीं पता। एक बार बिल, जैसे आप आजकल आप फोन पे से अगर पैसा देते हैं या गूगल पे से या समझ लीजिए पेटीएम से, तो वो क्योंकि गूगल पे पेटीएम से आप जब पैसा मॉनिटर ऑनलाइन पैसा पे कर रहे हैं तो उसका एक रिकॉर्ड या उसका एक ट्रांजेक्शन कॉपी गवर्नमेंट के पास है, तो उससे आप टैक्स की चोरी नहीं कर सकते। लेकिन जब हाथ में कैश दे रहे हैं, समझ लीजिए 1 लाख रुपए, तो उसका कोई उसको तो इट इज नॉट अ इट हैज गॉट नो गवर्नमेंट स्कैनिंग। अगर मैं कहूँ गवर्नमेंट की स्कैनिंग नहीं है तो वो फिर इसीलिए पहले बिल नहीं बनता था। और अगर आप बिल ना बने या इस टाइप का पैसा जिसमें कि टैक्स लगे, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बता, तो ब्लैक मनी काला धन का मतलब आधे इंडियन वाले नहीं जानते, पूरे ही नहीं जानते होंगे। काला धन का मतलब है कि वो पैसा जिसमें कि टैक्स नहीं लगता, जो कि टैक्स एग्जामिशन जहां हुआ हो, टैक्स से बच के जो पैसा आया है उसको ब्लैक मनी कहते हैं। क्योंकि आपको जो भी पैसा आप अर्न करेंगे, जो भी पैसा आप अपने पॉकेट से किसी एक शॉपकीपर को टीवी मोबाइल पे जो खरीदेंगे, जो भी भारत में बिजनेस होगा, उसका एक हिस्सा को गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट के पास कोई अपना कोई संपत्ति नहीं है, आप ही के पैसे से वो आपके देश को रन करेगी। इसी को कहते हैं इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। तो जो आईसीएस था, जिसको आप यूपीएससी कहा जाता है, इसमें 4 भाग होते हैं। एक होता है आपका इंडियन फॉरेन सर्विस, फिर होता है इंडियन सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एक होता है इंडियन पुलिस सर्विस, एक होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो मैंने आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन सिविल सर्विस सिस्टम, इंडियन पुलिस सिस्टम और जो है ये चीजें आपको समझाई। देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्यों मैंने ये समझा, आप कहेंगे कि ये सब बताने का, मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए हम जब बड़े हुए, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जब जिस फैमिली में बड़ा हुआ, तो क्योंकि चलिए ठीक है, मैं बाहर काफी दिन से हूँ, अब घर में मैं उस बच्चा नहीं हूँ कि घर में मैं रहता हूँ। लेकिन हमारे जो माँ बाप थे या हमारे जो उस समय के जो हमारे मतलब दादा दादी इन लोग थे, और ताऊ जी भी और चाचा, पूरे फैमिली की बात करो, तो उनमें एक बात थी, वो उनकी एक कॉन्सेप्चुअलिटी थी कि जो एजुकेशन आपका है, जैसे आप कुछ भी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो आपको आप में एक अच्छाई को क्रिएट करती है। मतलब जैसे आप सिंपली कोई भी आप किसी आम आदमी से बात कीजिए, वो कहेगा कि पॉलिटिशियन तो, नेता तो, मतलब माफ कीजिए मैं थोड़ा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, नेता तो चोर है। लेकिन कोई वो ऑफिसर को देगा तो उसकी इज्जत करेगा क्योंकि कहेगा ये पढ़ा लिखा आदमी है। एक आप किसी आदमी से ही बात कीजिए, आप एक, तो हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वही देश को रन करती है, ठीक है। आप किसी भी डेमोक्रेसी में आप चले जाइए, इलेक्टेड चुनी हुई जो सरकार है वही एक देश को रन करती है, जो इलेक्शन के बाद होता है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन में कोई क्रिमिनल आदमी भी नेता बन सकता है अगर वोट उसे मिल जाए, तो इसीलिए किसी नेता को लोग क्रेडिबल नहीं समझते। लेकिन जो पढ़ा लिख के ऑफिसर बनता है या कोई भी आप एजुकेशन का एक सम्मान हमारे समाज में है, ठीक है, मैं आपको कहना चाहता हूँ। अब मैं जो चीज, ये तो एक पॉइंट हुआ जो कि मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन मैं इससे भी बड़ी बात अब मैं आपसे कहने जा रहा हूं। देखिए जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, पढ़ाई लिखाई हम सब करते हैं, आपने भी किया हमने भी किया। तो मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं, तो हमारे जो पुराने लोग हैं, जैसे अगर आपने दो, मैं बोलना नहीं चाहता, दो आपने कहावतें सुनी होंगी, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, ठीक। और दूसरा कि नाचने गाने वाले जो है भांड होते हैं।
मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब जिस बचपने में पला बड़ा, मैंने ये इन टाइप के शब्द शब्द अपने कान में बहुत बार सुने। ठीक है, ये सही है कि गलत है, इस पे मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो हमारे जो पूर्वज थे, या हमारे जो इस जनरेशन के पहले, आज तो 2010 है, 2021 है, जो 60-70 से पलते पले बड़े थे, उन लोग शायद ऐसा सोचते थे कि पढ़ाई लिखाई से इंसान का नेचर या इंसान का जो ह्यूमन, एक गुड ह्यूमन बन सकता है। देखिए, पढ़ाई लिखाई करने वाले, मैंने बहुत IITian से मिला हूँ, मैं बहुत सिविल सर्वेंट से भी मेरी बातचीत हुई है बहुत हद तक, शायद मतलब उनसे आई हैव एन इंटरेक्शन। तो कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अच्छे हो सकते हैं, होते होंगे। मेरे फिर फादर बैंकर थे, मैं उनको भगवान की तरह मानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान थे, इसमें कोई देर नहीं। लेकिन मैं जो अभी कहने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बहुत ध्यान सुनिएगा। भारत का जो इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो आज होता है, जिसको 10+2, देन आपका जो ग्रेजुएशन, उसके बाद आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। उसका सीधा संबंध आपके मॉरलिटी या आपके नैतिकता या चरित्र या मॉरल फोर्स के साथ, नैतिक शक्ति के साथ नहीं है। ठीक है ना? फिर सुनिए मैं जो कह रहा हूं कि हमारा जो एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, ये आपको टेक्निकल बना सकता है, ये आप में क्या कह लीजिए, आपको एम्प्लॉयबल बना सकता है, लेकिन मॉरली आपको, मॉरल फोर्स आप में क्रिएट करेगा कि नहीं, ये इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। हम जब बच्चे थे तो हम लोग पढ़ते थे विद्या ददाति विनयम, हमारी माँ हमसे कहती थी कि विद्या जो है, एजुकेशन जो है, विनय मतलब आपको सिविलिटी आप में लाती है, आप में हम्बलनेस लाती है, ये एक था। एक और पढ़ते थे कि न भातृभाज्यम न भारकारी वह कृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ना बांटा जा सकता, ना भारी होता है, जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ता है, विद्याधन सबसे परम धन होता है। ये हमारे सोच है। लेकिन देखिए, मैं वो जो एजुकेशन है वो अलग है एज कंपेयर टू दिस एजुकेशन एक्ट ऑफ थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। ये एजुकेशन सिस्टम जो है, इसमें आप इंग्लिश एजुकेटेड हो सकते हैं, आप डॉक्टरी पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं, या तो आप बीकॉम या कुछ भी, या BA या MBA कुछ भी पढ़ लीजिए, आप पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम से, इस एजुकेशन के फॉर्मुलेशन से आप ये अगर सोचते हैं कि आप में बहुत बड़ा नैतिक चरित्र या मॉरलिटी आ जाएगी, या सिस्टम से आप मॉरलिटी को आप अचीव कर लेंगे, तो ये आप बहुत गलत सोचते हैं। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो कि IIT भी निकालते हैं, उनके घर के टीचिंग्स भी अच्छी होती है, उनके घर की मॉरल स्ट्रक्चर अच्छा होता है, तो वो IITian भी है, वो मॉरल भी है। कुछ IAS ऑफिसर होते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे भी है और मॉरल भी है। लेकिन ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये मॉरलिटी को इंक्रीज कर रहा है, ये बात जो है, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं आपसे बताता हूँ। देखिए, मैं अभी तक तो जितनी मैंने कहानी आपसे बताई, ये मैंने आपसे ये चीज बताई। अब मैं आपको जो सबसे बड़ी चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है, इस एजुकेशन सिस्टम, जिसको इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम हमने कहा, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट बाई मिस्टर थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। हाँ, फिर आपका इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, फिर इंडियन पुलिस एक्ट, फिर आपका जो ये सारी चीज, जो इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ब्रिटिशर्स ने क्रिएट की, जो थी, आपको मैंने जो भी अभी बताई, आप पूरी मेरे वीडियो को रिकैप करके उसको देख सकते हैं। अब इसका असर क्या हुआ, मैं आपको छोटा एक हंसी मजाक की एग्जाम्पल बता रहा हूँ। हम लोग जब बच्चे थे, 90s कह रहा था, उसके पहले रहा था, तो जिसकी गवर्नमेंट सर्विस नहीं लगती थी उसकी, क्योंकि आजकल तो डेटिंग है, और हम लोग अपने मन से अपने फ्रेंड्स का चुन के शादी कर सकते हैं। उस जमाने में जब हम बच्चे थे और हम छोटे स्कूल, हमारे चाचा मामा लोग थे, यंग थे उन लोग, तो उस जमाने में जो है, बहुत ही घर से माँ बाप ही आपके लाइफ पार्टनर को चुन के आपको देंगे, इसी को बहुत ही सैक्रोसेंट माना जाता था, बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता था। ठीक है, ये मैं मानता हूँ। और कोई खुद से शादी कर ले, खुद से चुन के शादी करे, तो उसको बहुत ही जो है, मतलब घर की धुतकार झेलनी पड़ती थी। हम लोग ने इस चीज को पहले एहसास किया है, मैंने तो देखा ही है, मैं अगर कहूँ इस बात को। ठीक है, तो क्योंकि अब हमारा समाज का सिस्टम ही ऐसा था, तो मतलब कि आप IITian भी हो जाए, IITian तो नहीं, आप बहुत भी पढ़ लीजिए, लेकिन घर वालों की जो टोटल फोर्स है, वो थी कि आपको सरकारी नौकरी कैसे ना कैसे पानी है। मतलब कि ये बहुत हंसी की बात है कि माँ जी, आपका बेटा जो है, वो किसमें IBM में बन गया, लेकिन बेटा IBM में हो सकता है एक सरकारी नौकरी नहीं पा पाया। ये जो सुनने में आता है, ठीक है, मैं शायद वो करूँ, इसका कारण है यही जो इंडियन एजुकेशन एक्ट था, जो कि एजुकेशन एक्ट था, जिसको कि थॉमस बैबिंगटन मैकॉय ने बनाया था, फिर थॉमस बैबिंगटन मैकॉले ने बनाया था, फिर जो इंडियन सिविल सर्विस एक्ट है, इंडियन पुलिस एक्ट है, तो इन्होंने हमको ऐसे बांध दिया
जो ब्रिटिश मेंटेलिटी थी, फिर जो इंग्लिश लैंग्वेज का डोमिनेंस बढ़ा कि और लिटरली मैं आपको बताता हूँ, ये इसको गलत वे मत लीजिएगा, मैं आपको कंपेयर, क्योंकि एग्जांपल्स आर द वे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। हमारे बगल का जो देश है उसका नाम है पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान इसलिए उसका एग्जांपल बता देता हूँ कि उसकी भाषा भी हमारे जैसी है, उसका रीत रिवाज मतलब कि वे ऑफ लिविंग भी हमारे जैसा ही है। पाकिस्तान का अगर मैं बात करूँ, भाषा, रंग रूप, अगर आप देखें क्रिकेट मैचेस बहुत हुए हैं, आप अब भी कुछ कुछ होते हैं, उनके रंग रूप, उनकी बातचीत, उनके बोलचाल हमारे जैसा है। वो उनकी बोलचाल टर्की के जैसा नहीं है, इंडिया ही उनका मिरर इमेज है, ठीक है। अब पाकिस्तान का जब क्रिएशन हुआ, अब जिन्ना साहब ने उसको बनाया, फिर हुए, उसमें मिलिट्री का इस तरह का इन्फोर्समेंट हुआ कि अभी तक 70 साल में 4 बार आधे समय तो मिलिट्री के अंडर ही उसने की। और मिलिट्री का इतना ज्यादा वहां पर, एक कह लीजिए एक गुंडागर्दी की, मैं कहूंगा वर्ड, कि भुट्टो साहब, जुल्फिकार भुट्टो को उसने फांसी दे दी, बेनजीर को की हत्या हो गई उस देश में। सोचिए मिलिट्री का क्या रोल है उस कंट्री में, ठीक है, किस तरह का मिलिट्री का उसका डोमिनेंस तो एक अच्छा वर्ड है, मैं कहूंगा मिलिट्री का टॉर्चर है उस नेशन पे, ये आप देखिए, ठीक है। अब पाकिस्तान, क्योंकि इस टाइप का उनकी मेंटेलिटी, तो वहां पर जो मिलिट्री में पहुंच जाता है, एक बार जो मिलिट्री में थोड़ा ऊपर गया, जनरल गया जैसे, अगर तो उसका इतना ज्यादा स्टेटस है कि वहीं जो है पूरी मिलिट्री का जो कॉम्प्लेक्स है, मिलिट्री जो पूरा मिलिट्री इंडस्ट्री आप कह लीजिए, मिलिट्री का जो उनका पूरा जो स्ट्रक्चर है, वही देश को रन करता है। सारे जो उनके बड़े बड़े उद्योगपति है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी मिलिट्री के अंडर है, मिलिट्री के अंडर ही उनका एजुकेशन भी, क्योंकि मिलिट्री का इतना ज्यादा बोलबाला है, पॉलिटिकल सिस्टम भी मिलिट्री को ही मान चल रही है, मिलिट्री ही जो है उस देश को जो है एकदम से बांधा हुआ है। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, पाकिस्तान का एग्जांपल दे रहा हूँ। अब क्योंकि ये मेंटालिटी थी ब्रिटिशर्स ने, आपको पता है इंडियन मिलिट्री की शुरुआत हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जब 13 लाख ब्रिटिश के लिए हमारे सोल्जर लड़ने गए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो 45 लाख सोल्जर ब्रिटिशर्स के लिए हम लोग लड़ने गए। फिर ये दोनों बटे, इंडिया पाकिस्तान में ये सोल्जर्स बढ़ गए, पार्टीशन हुआ। फिर आपको पता है 18 मंगल पांडे के समय 80,000 सोल्जर थे, वो छोटे थे सिपाही थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता थे, बड़े पोस्ट जैसे करियप्पा साहब या थिमैया जी, बड़े बड़े हमारे जो है जनरल हुए आर्मी में, ठीक है। ये एक तरह की चीज है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब मैं जो चीज कह रहा हूं कि देखिए, जो ब्रिटिशर्स ने जो इंस्टीट्यूशंस क्रिएट की भारत में, एक बैंक जिसमें मेरे पापा जॉब करते थे, कॉलेजेस जैसे कि आपने सुना होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी थी, इलाहाबाद यूजीसी यूनिवर्सिटी, ग्रैंड कमीशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वो मद्रास यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी और कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये ब्रिटिशर्स ने ये यूनिवर्सिटीज भारत में क्रिएट की, ठीक है। ये एक चीज हुआ, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटीज के बाद ये तो हुई, कॉलेजेस क्रिएट किया भारत में, जैसे फर्ग्यूसन कॉलेज है, और आप देखिए स्कूल भी क्रिएट किया। ये तो स्कूल कॉलेजेस में जो टीचर्स है, ये भी ब्रिटिशर्स का इंस्टीट्यूशन था जब उन्होंने बनाया। आर्मी बनाया, फिर उन्होंने सिविल सर्विस, जिसको आज यूपीएससी कहा जाता है, आईएएस आईपीएस, पुलिस, जो पूरा पुलिस महकमा जिसे कहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट, ये भी ब्रिटिशर्स के ही अंडर बना। ये एक चीज थी। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, जिससे भारत को चलाते थे, मैं अगर मोटा मोटी शब्द को कहूं, ठीक है। तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत पे कंट्रोल किया, उसको रन किया, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स आपने सुना ही होगा, जो ब्रिटिश जिम खाने और क्लब में लिखा रहता डॉग एंड इंडियन नॉट अलाउड, ये इंडियन की इमेज थी उनके दिल में, ठीक है, ब्रिटिशर्स के दिल में। तो ये तो ब्रिटिश रूल का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको जो समझाया, ठीक है। अब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ब्रिटिश एजुकेशन था, जो ब्रिटिश पूरा सिस्टम था, उसमें यह था कि आपको थिंक नहीं करना, आप इन्फोसिस, विप्रो या टेक महिंद्रा नहीं बन सकते। आपको मैक्सिमम हाई स्कूल इंटर पास करना है। वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश लड़ रहे हैं, 2 वर्ल्ड वॉर उन्होंने लड़े, आपको वो एज जिसको कैनन फॉडर, जैसे तोप को चारा जो की जरूरत होती है, फोर्स को आर्मी की जरूरत होती है। उन्होंने 13 लाख फौज जो है इंडिया से उठाई और उसको वर्ल्ड वॉर के लिए ले गए लड़ने, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स का। दूसरा क्लर्क, वो बड़े बड़े ऑफिसर बनेंगे, वो बड़े बड़े जो है वो बनेंगे, हेड ऑफ द बनेंगे। आपको टेबल पे बैठ के 12 घंटे जॉब करनी है या 9 घंटे, 8-7 घंटे जॉब करनी है। ये दूसरा ब्रिटिशर्स का हुआ, तो ये हुआ। फिर टीचर कोर्स और सब कुछ यूनिवर्सिटी का सिलेबस वो डिसाइड करेंगे, आपको टीचर बन के बच्चों को पढ़ाना है। ये तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर है। अब जब भारत आजाद हुआ, आपको शायद नहीं पता होगा, 2 सबसे बड़े थे। एक था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि लॉर्ड क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिसको दस्ताक्षर किया, साइन किया, जिससे कि हम आजाद हुए। दूसरा था इंडियन सिविल माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान ये था कि 2 डोमिनियन बनेंगे, एक हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के ऊपर, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान 1947 में क्रिएट हुआ। कश्मीर
मैं थोड़ा बता देता हूँ। कश्मीर जो था वो एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट था जिसपे कि जो कि आजाद रहना चाहता था। पाकिस्तान ने जब हमला किया तो महाराजा भाग के दिल्ली आए, इंडिया की फोर्स गई और दोनों ने वहां पर लड़ाई लड़ी, 1.5 साल तक लड़ाई। फिर नेहरू जी यूएन में गए, यूएन ने आके वहां पर एक लाइन ऑफ सीज फायर खींचा और फिर ये हुआ 72 में जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, हम लोग ने, भुट्टो साहब आए शिमला में, तब उस लाइन ऑफ सीज फायर को लाइन ऑफ कंट्रोल बना दिया गया। और ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट हुआ कि इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं, यूएन या कोई नहीं आ सकता, इंडिया और पाकिस्तान बायलैटरली इसको हल करेंगे। ये शिमला एग्रीमेंट का जो कंक्लूजन था, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो पूरा तरीका था, इंडियन एजुकेशन एक्ट, इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, इंडियन पुलिस एक्ट और सारे जो ब्रिटिश इंडिया का जो सेटअप था भारत में, उसका ही ये नतीजा था कि आज भी अगर आप, क्योंकि देखिए ये बड़े सिटीज जैसे बेंगलोर हुआ, मुंबई हुआ, दिल्ली कनॉट प्लेस और गुड़गांव हुआ, कलकत्ता कुछ हद तक, ये बड़े सिटीज है क्योंकि देखिए इन सब सिटीज में फॉरेन का एंट्री इतना ज्यादा है, फॉरेन कनेक्शन इतना ज्यादा है, फिर बॉलीवुड है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर स्टार्टअप्स या जिसको क्या कह सकते हैं, इस टाइप की सोच का बहुत एक सम्मान है यहाँ पर। लेकिन इंडिया में, जैसे मैं आपसे पहले भी एक बार मैंने डिस्कस किया था, 75% विलेजेस है। और सिटीज में भी जो अर्बन एरिया है उसमें 3 टाइप के हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। जो बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली और ब्रिटिश टाइम्स अगर हम कैलकुलेट करें, कलकत्ता, इन सब टाइप की सिटीज 8 या 9% है। और फिर टीयर 2 और टीयर 3 सिटी है, और फिर 75 तो रूरल एरिया है। तो उन सब एरियाज में आप जाइए तो वो कहते हैं, साफ साफ कहते हैं कि सरकारी नौकरी की बात करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत साल पहले, कुछ साल पहले ही, मेरा एक बहुत टैलेंटेड फ्रेंड था, बहुत उसका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा था, मतलब शायद बहुत हाई, मुझसे भी बहुत अच्छा पढ़ाई में था। तो वो जो था, वो पिछले कई सालों से क्लर्क की तैयारी कर रहा था किसी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हमने कहा कि भाई देख, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस की लोग तैयारी करते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट आईआईटीएंस भी करते हैं क्योंकि उनको पैशन होता है देश सेवा का। भाई तू क्लर्क के लिए इतने साल से क्यों लगा हुआ है? तो एक ही जवाब मिला कि भाई जॉब सिक्योरिटी। हमने कहा जॉब सिक्योरिटी में भाई, इसका मुझे तो डिटेल में समझा, मतलब। तो आगे देख प्लीज भाई, बुरा मत मानना, मैं थोड़ा सा तुझे मजाक में बात कर रहा हूँ। कोई जॉब से निकाल नहीं सकता, 26 में जाएंगे 60 में निकलेंगे, जॉब से कोई निकाल नहीं सकता। चाहे काम, अब मैं बहुत नीचे वर्ड को अपना नहीं करना चाहता, चाहे काम करो या ना करो, या काम सही से ना करो, जॉब से कोई निकाल नहीं सकता। जॉब में रहते ही रहना ही है 60 साल तक। इसीलिए जो है हमें गवर्नमेंट सर्विस चाहिए। देख भाई, मैं तो बड़ा सीधा हूँ, लोग उड़ सकते हैं, लोग पता नहीं कल क्या होगा, हमें तो गवर्नमेंट सर्विस चाहिए। क्योंकि कोई हम काम सही से ना भी करें अगर, या हम कॉम्पिटेंट ना हो, लेकिन हमको कोई निकाल नहीं सकता। इसीलिए जो है हमें जो है गवर्नमेंट सर्विस ही करनी है, ये उसने कहा। अब इससे क्या होता है, देखिए, अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। हमने जब भारत की शुरुआत हुई, आपको पता है कि सब चीजों में ही गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ तक कि मैं छोटा एग्जांपल देता हूँ। 1970 जब इंदिरा जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी तो गवर्नमेंट बैंक्स को भी नेशनलाइज कर लिया गया। सिर्फ सर एसबीआई और एक दो बैंक ही नेशनलाइज थे, सारे बैंक प्राइवेट होते। इंदिरा जी के समय सारे बैंक को नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक कहा जाता है, ये किया गया, ठीक है। और ये हद तक, जिसको हम सोशलिज्म, समाजवादी कहते हैं, हर चीज पे सरकार का इन्वॉल्वमेंट, जो है सरकार का जो है ग्रिप, या सरकार का जो है कवर रिंग हम कह रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है ये, जिसको हम कोट अनकोट कहें, ठीक है। तो जब ये चीजें हुई तो इंडिया की इकोनॉमी जो है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में ये, क्योंकि जैसे मैं आपसे समझाया कि कोई नौकरी ले नहीं सकता, फिर हजार फैक्टर, तो उसमें ठीक है, गवर्नमेंट जॉब, जैसे आर्मी भी गवर्नमेंट जॉब है जिसके सामने हम सर झुकाते, लेकिन क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब इस तरह से, क्योंकि तब उसमें कोई, जब इस टाइप का जो है ना, जिसको कहते हैं ना, आपको जब इस टाइप की माइंडसेट बन जाता है तो फिर वहां पर इनकम्पिटेंस का बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है। तो इसीलिए भारत की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह चरमराने लगी 1990s में। तब मनमोहन सिंह भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। तब पहली बार 3 शब्द का इंट्रोड्यूस हुआ भारत में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब है कि हर बिजनेस शुरू करने के लिए जो पहले हमें गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट जो एक ग्रिप था उसको लूजन अप किया गया, उसको थोड़ा सा लिबरल किया गया, ठीक है। उसको थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन, मतलब प्राइवेट कंपनीज का भी बहुत बड़ा रोल होगा भारत में, ये हुआ, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन मतलब ग्लोबल कंपनी जो सारी, जैसे कि एप्पल है या आपका सैमसंग है, वीवो है, सारे जो कंपनीज है जो भारत, कैप जेमी कॉग्निजेंट, भारत में अपना आकर ऑफिस खोल सकती है, भारत में बिजनेस कर सकती है, या जो भी आप कह लीजिए ये। तो इस टाइप से जो है ये प्राइवेट कंपनीज का जो है कॉन्सेप्ट भारत में जो है शुरू हुआ, एक तरह से आप कह सकते हैं ये। तो इससे क्या हुआ, भारत का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ, और भारत जो है मतलब मैं आपको समझा तो किस तरह से, ये आपको समझ नहीं आ सकता। आज के लड़के हैं, आज वाले
आज सब यूट्यूब और पेप्सी और पिज्जा के लोग हैं, लेकिन वो उस एज को समझ नहीं सकते। मैं आपको बताता हूँ, आज आज हमारे जो बड़े बड़े प्लेयर्स है, क्रिकेटर ही छोड़िए, बड़े प्लेयर सब करोड़पति हैं आज। जैसे एक समय होता था कि बड़े खिलाड़ी सोचते थे क्लर्क की जॉब मिल जाए, आज विराट कोहली 1 लाख का क्लर्क को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं जिनकी उनकी इनकम है। ठीक है, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, कि 2 एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। पहला एग्जांपल, कि जब हमारे पहले खिलाड़ी होते थे, पहले आपको पता है 5 दिन का टेस्ट मैच होता था। समझ लीजिए 4th डे में कभी टेस्ट मैच खत्म हो गया, कोई टीम ऑल आउट हो गई, तो 1 दिन का पैसा खिलाड़ियों को नहीं मिलता था। ये तो चलिए एग्जाम्पल, लेकिन सबसे खतरनाक एग्जाम्पल ये है, हमारे देश के सबसे बड़े जो खिलाड़ी है, मतलब खिलाड़ी उनका नाम मेजर ध्यानचंद, जिनके नाम से हमारा खेल रत्न है, जिन्होंने हॉकी को इंडिया का गेम बनाया, 100 की सीधी बात है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ठीक है, जब ध्यानचंद जी की मृत्यु हुई, मैं आपको एक ऑन रिकॉर्ड एग्जाम्पल देता हूँ। तो एम्स दिल्ली में उनको उनको सबमिट किया गया, उनका लिवर कैंसर था, तो वो जनरल वार्ड में उनको रखा गया। तो जो डॉक्टर आया, उसने उनको जब देखा, तो कहा कि वो देख के उसने पूछा कि मतलब क्या आप ध्यानचंद जी हैं, तो कहा यस। तो डॉक्टर को शॉक होकर एकदम से वो हिल गया। उसने कहा कि हॉकी का जो भारत का जो पायनियर पर्सन है, जो कि हॉकी का आइडेंटिटी है, जो कि भारत के ओलंपिक का आइडेंटिटी है, वो जनरल वार्ड में उसको ऐसे छोड़ दिया गया। तब मीडिया ने जब ह्यू एंड क्राई किया, तब वो ध्यानचंद को जनरल वार्ड से उठा के उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट किया गया। ये खिलाड़ियों की हालत थी। पान सिंह तोमर, आपने वो फिल्म देखी होगी, आप देख लीजिए किस टाइप की खिलाड़ियों की हालत थी। लेकिन अब जब ये सारे लीग आए, आईपीएल हो, आईएसएल हो, प्रो कबड्डी लीग, याद रखिएगा जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, इससे जो जो कबड्डी, जैसे कि जो कबड्डी खेलता था उसको गरीबी रहना था, या गरीबी रह के मरना था, ये किस्मत लिखी थी। आज अगर आप प्रो कबड्डी वालों को देंगे, एक बिड में उनको, या एक जो उनकी परचेजिंग होती है, उसमें बोली जो लगती है, या उनका जो प्राइस, उनको जो प्राइस ऑफर होती है, जो जो प्राइस बिडिंग होती है, जिनको प्राइस की बोली होती है, उनकी जो उनका जो होता है, वो करोड़ों में है। अगर आप देखें टोटलिटी में, या लाखों में तो बहुत प्लेयर का है। मतलब जो आपके ये जो कबड्डी प्लेयरों की जो प्राइसिंग होती है, ये लाखों में होती है। ये फर्क पड़ा है प्राइवेट एंटिटीज के आने का। लेकिन प्राइवेट एंटिटीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या सबसे बड़ी अच्छाई भी कोई कह सकता है, कि भाई आपको काम एज पर एज आपकी एबिलिटी एंड एज पर एज करेक्शन एंड एज पर एज गुड वे करना पड़ेगा। आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि जो है हम मतलब आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू डू द वर्क। आप बिना बात के ये उम्मीद कर लीजिए कि भाई हम जाएंगे, हम करें ना करें, हम कोई निकाल नहीं सकता। ये चीज प्राइवेट सेक्टर में नहीं चलता। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर मैं और जॉब कहता तो आप मानते नहीं, लेकिन स्पोर्ट्स सबसे इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स ही वो एक फील्ड है जहाँ की हम देश के झंडे के लिए खेल सकते हैं। एक क्रिकेट टीम हो इंडिया की, या हॉकी टीम हो, या कोई और ओलंपियन हो, नीरज चोपड़ा हो, अभिनव बिंद्रा हो, या मैरी कॉम हो, वो झंडे के लिए खेलती है। झंडा जो देश की आन बान शान है। ठीक है, तो उनकी हालत क्या थी पहले, और अब जब से ये आईपीएल टाइप की जो प्राइवेट, इससे पहले भी जब सचिन, वो आपको याद होगा, सचिन जब ऐड करता था, सचिन जी ऐड करते थे, विराट ऐड करते, तब भी प्राइवेट, जैसे आपको पता होगा विल्स, हमारे क्रिकेट टीम का पहले शर्ट का में विल्स का नाम होता था, फिर सहारा का नाम आया, फिर स्टार का नाम आया, हर कंपनी का नाम आया, जो स्पॉन्सरर होते थे। तो ये प्राइवेट जो ये कंपनीज है, या प्राइवेट प्लेयर्स जब आए पूरे स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स का सिनेरियो बदल गया, जो जैसा कि उस समय जो कि 1960s एंड 70s में था। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जो मैं फाइनली कंक्लूड कर रहा हूँ, कि जो थॉमस बेबिंगटन मैकॉले ने जो सिस्टम शुरू किया था, इसको इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 कहा जाता था, वो उसका जो प्राइमरी एम था, वो कभी भी भारत में क्रिटिकल थिंकिंग या फिलोसफिकल थिंकिंग डेवलप करना नहीं था। वो था आपको मेजोरिटेरली, कुछ लड़के बहुत पर्सनल इंटेलिजेंट हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटेरली आपको ऐसा बनाना जो कि आपको क्लर्क या डेस्क वर्क पे पुट कर सके, ताकि ब्रिटिशर्स का जो इन्फ्लुएंस है और कम्युनिकेशन गैप को वो डिक्रीज करके आप पे वो आप खुद को इस्टेब्लिश कर सके, या आप पे खुद को रूल कर सके, आप पे खुद को वो वो बैठा सके, अगर मैं ऐसे यूज करूं। फिर जो इंडियन पुलिस एक्ट है, इसका कभी भी एम आपको जस्टिस देना या आप में इक्वालिटी ये देना नहीं था। इसका एम था ब्रिटिश इंडिया के रूल को कैसे मेंटेन करना, और 1857 जैसी क्रांति ना क्रिएट हो पाए, इसलिए इसको यूज करना। ये था इंडियन पुलिस एक्ट का। इंडियन टैक्सेशन सिस्टम या इंडियन रेवेन्यू सिस्टम में टैक्स, उसका एम कभी भी ये नहीं था कि आपका पैसा लेके देश का उद्धार करो। ये था कि कैसे ना कैसे इंडियंस को हर समय चैलेंज करो, उनके इकोनॉमिक कंडीशन पे हम रूल कर सके,
और उनका इस बात पे कि हम आपके देश को चला रहे हैं, वी वांट रिसोर्सेज, और उनके पैसे को ले लो, इसको इंडियन टैक्सेशन सिस्टम इसी इसी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। हाँ, आज बहुत सारे हमारे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर या बड़े हाई लेवल पे लोग हैं, वो उतने बुरे नहीं है, वो अच्छे हैं, और वो शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन वो सिस्टम शुरू हुआ था इसीलिए इंडियन टैक्सेशन का, ताकि आपसे आपके पॉकेट का चीज वो छीन के वो ब्रिटिशर्स को एम्पावर कर सके, ठीक। और इंडियन सिविल सर्विस एक्ट जो है, जो सबसे बड़ा जॉब है, जिसके की कायल, जिसके की फैन हमारे पूरा फैमिली है, और हमारे पूरे फैमिली दो चीज के कायल है, एक तीन चीज के, इंडियन रेवेन्यू, इंडियन टैक्सेशन सर्विस, इंडियन टैक्स सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस एंड इंडियन सिविल सर्विस। इसके हमारे घर वाले बहुत बड़े वो है, मतलब कि क्या कह लीजिए, फैन है, अगर मैं ऐसा शब्द का इस्तेमाल करूं, ठीक है। तो इंडियन जो सिविल सर्विस था, या इंडियन उसको आज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसका एम कहीं भी समाज का सेवा प्राइमरीली नहीं था, ठीक है। लोग अच्छे हो सकते, उनको उसका एम था कि जो पंचायती सिस्टम जो काम करती थी, उसके जगह एक हम अपना आदमी बैठा है, ताकि हम समाज पे एक तरह से हम अपना, जैसे एजुकेशन एक्ट से, एजुकेशन सिस्टम से मैकॉले ने अपना एक प्रभाव क्रिएट करना चाहा, उसी तरीके से इससे हम अपना एक प्रभाव क्रिएट कर सके, इसी को कहते थे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हमारे बहुत सारे अफसर, बहुत सारे ऑफिसर लेवल पीपल, या बहुत सारे पॉलिटिशियन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जो भारत का ये ब्रिटिश स्ट्रक्चर का जो फॉलो अप है, या ट्रांसफर ऑफ पावर के बाद जो फॉलो अप हुआ हमारा इंडियन एजुकेशन एक्ट, which was mainly created and which was mainly whose main person was Thomas Babington Macaulay, that Indian Civil Service Act, Indian Police Act and Indian Revenue System और Indian Taxation System as a whole, इन सब का एक्ट, इन सब का एम इंग्लिश इंडियंस से कम्युनिकेट करना, इंडियंस के पे रूल करना, इंडियंस पे कंट्रोल करना था, बजाय कि इंडियन की सेवा करना था। अब आजादी के बाद जब हम लोग इंडियंस, अंग्रेज चले गए इस देश को छोड़कर, 99.9% इंडियंस आ गए इस धरती पे, इंडिया की धरती पे, तो हो सकते वो बहुत अच्छे हैं, वो उतने बुरे नहीं है, या लेकिन क्योंकि वो तरीका ही, कहते हैं ना, जैसे कि आपने सुना होगा कि फुटबॉल के ग्राउंड में जो है बास्केटबॉल नहीं खेल सकते, और क्या कहते हैं कि गोल्फ के ग्राउंड में जो है हम बेसबॉल नहीं खेल सकते, दोनों के ग्राउंड अलग है, दोनों के रूल ऑफ कंडीशन अलग है। उसी तरीके ये चारों जो टॉप मोस्ट जॉब है इंडिया की, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन एजुकेशन एक्ट जिसकी हमारे एजुकेशन की बिगिनिंग थी, और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये सारी चीजें हैं, ये ठीक है, ये हमारे सोसाइटी की सबसे क्रीम एस्टेब्लिशमेंट है। मेरे घर वालों की तो मैं बात ही कहूंगा, वो तो चाहते थे उनके उनके जो उनका जो बेटा है वो इंडियन पुलिस सर्विस जैसा कोई, या इंडियन रेवेन्यू सर्विस जैसा कुछ चीज़ में वो पहुंच पाए, वो चाहते थे, हमारे घर के बहुत लोग, ये उनका सोच था, और वो प्राइवेट नौकरी में